वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लखनमाली। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। रीट के समस्त विद्यार्थियों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2012 का जो पेपर आपका हुआ था उसमें हम संस्कृत भाषा को यहाँ पर कंप्लीट बताएंगे। उस संस्कृत भाषा के अंदर भी दो लैंग्वेज थी, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज हम आपको फर्स्ट लैंग्वेज को हम व्याख्या के साथ में बता चुके हैं, चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम इसमें जो L1 की भाषा सेकंड थी उसको यहाँ पर व्याख्या के साथ में आपको हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। इसी क्रम में हम सारे पेपर यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेपर से निश्चित रूप से प्रश्न आपके आते ही हैं। तो चलिए, जरूर सुनो, जरूर देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। इस पर हम आपको क्रम से सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो सारे उपलब्ध करवाते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके लिए एक पद्यांश दिया गया है। उस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद में उसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, उनको आपको समझ के उत्तर देना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पद्यांशम पठित्वा प्रश्न संख्या 61 त 67 पर्यंतम प्रश्नानाम उत्तराणि लेखनीयानि। यानी कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर के प्रश्न संख्या 61 से 67 पर्यंत प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहले हम जो पद्य दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालोरपि चार्थ परावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा। तो देखो इसमें लिखा है कि सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च। देखो यहां लिखा हुआ है हिंसा दयालुरपि चार्थ परावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा। अब इसका देखो थोड़ा सा अर्थ बता देते हैं, जिससे कि आपको आसान हो जाएगा बहुत कुछ समझना, और जितने भी प्रश्न हैं उनको करना भी काफ़ी आसान आपके लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब है, ये आपके नीति शतक से लिया गया एक श्लोक है, जिसमें राजनीति के विषय में बताया गया है कि राजनीति किस तरह अपने अनेक रूप धारण कर लेती है, उसको यहाँ पर समझाया गया है। तो इसमें राजनीति के विषय में बताया गया है। दोस्तों, किसके विषय में बताया है? राजनीति के विषय में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कहीं सत्य और कहीं पर झूठ, कहीं पर कटुभाषिणी और कहीं पर प्रियभाषिणी, कहीं पर हिंसा और कहीं पर दयालुता, कहीं पर लोभ और कहीं पर दान, कहीं पर अपव्यय करने वाली और कहीं धन संचय करने वाली राजनीति भी वैश्या की तरह अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेती है। वैश्या की तरह वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा। नृप नीति यानी राजा की जो नीति होती है, नृप की नीति होती है, या हम राजनीति भी कह सकते हैं उसको। तो ये वैश्या की तरह अनेक रूप धारण कर लेने वाली होती है। ये एक संक्षेप में हमने अर्थ बता दिया इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें से जो प्रश्न हैं उनको समझते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा सवाल है इसमें, का अनेक रूपा विद्यते। कौन अनेक रूप वाली है? कौन अनेक रूपा विद्यते? तो अभी अभी हमने बताया कि अनेक रूप वाली क्या है भाई? नृप नीति। राजा की जो नीति है वो अनेक रूप वाली है, तो राइट आंसर हो जाएगा नृप नीति। अभी अभी हमने बताया है इसमें, और यहाँ भी आप देख सकते हैं, आप जो श्लोक अभी पढ़ा है उसमें लास्ट में लिख रहा है वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नृप नीति अनेक रूपा विद्यते। जो राजा की नीति होती है या राजनीति होती है वो वैश्या की तरह अनेक रूपों वाली होती है। इसमें परुषा, वारांगना, वादान्य कोई भी आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर नृपनीति होगा। अगला सवाल है, प्रियवादिनी इत्यत्र कै प्रत्यय। बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा है कि प्रियवादिनी, यहां पर आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। प्रियवादिनी में कौन सा प्रत्यय है?
बताइए दोस्तों, अपना अपना आंसर ढूंढ के बताइए। ऑप्शन है निणी प्रत्यय, इनी प्रत्यय, इये प्रत्यय, नी प्रत्यय। चारों में से कौन सा आंसर आपका सही होगा बताइए। फटाफट आपका आकलन करें और अपनी तैयारी को जांचें कि किस स्तर की तैयारी है आपकी और कहां तक आपको तैयारी करनी है और कितनी तैयारी आपको मजबूत बनानी है अपनी। चलिए, तो इसमें होगा दोस्तों निणी प्रत्यय। ये निणी प्रत्यय है इसके अंदर। ये जो निणी प्रत्यय है आपका, ये आपके एक सूत्र चलता है, निणी सुप्य जातौ निणिस्ताच्छील्ये। एक सूत्र चलता है आपका, ये उसमें है कृदंत के अंदर ही चलता है ये सूत्र। और इसमें कहा जाता है कि जाति भिन्न सुबंत में उपपद होने पर धातु से निणी प्रत्यय होता है और जो निणी है उसका इण बचता है शेष। इसमें से इण शेष रहता है, इण। ठीक है, जैसे मान लो हम स्थाई शब्द है, उस स्थाई जो शब्द बनाते हैं तो हम स्था धातु से स्था, ऐसे ये स्था धातु होती है हमारी, इस स्था धातु से हम यही निणी प्रत्यय करते हैं। उसके बाद में इन बचता है, इन से स्थायिन बनता है, उसके बाद में दीर्घ होता है और स्थाई बन जाता है। ऐसा ही सत्यवादिन से सत्यवादी बनता है। ऐसा ही प्रियवादिन से प्रियवाद शब्द से, यानी कि प्रियवाद है शब्द। ठीक है, कौन सा शब्द है? प्रियवाद। देखो, एक शब्द है प्रियवाद, ये हमारे सामने शब्द है प्रियवाद। अब इस प्रियवाद से निणी प्रत्यय करना है तो प्रियवादिन बनेगा। क्या बनेगा? प्रियवादिन। अब प्रियवादिन से आप वादी बनाएंगे तो प्रियवादिन से आप ऐसे, देखो प्रियवादिन हो जाएगा ऐसे। जब इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपके सामने ये ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं? अब इसको आप आगे जो आगे की प्रोसेस होगी उसमें आप दीर्घ करके इसको प्रियवादिनी बना लेंगे, यानी प्रियवादी बना लेंगे, प्रियवादिनी। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा कौन सा? निणी प्रत्यय हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा निणी प्रत्यय। इनी, ये और नी कोई सा भी प्रत्यय इसमें नहीं होगा, तो इसमें होगा आपका कृदंत का निणी प्रत्यय। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक कोई समझ में नहीं आ रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, कोई भी परेशानी हो तो। चलो अगला सवाल देखते हैं। नित्य व्यया, नित्य व्यया इत्यत्र समास है के। यहाँ पर आपको समास बताना है। क्या बताना भाई? समास बताना है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुब्री और द्विगु। बताओ कौन सा समास होगा? चलिए सोच लो अपना अपना आंसर। चलिए हम बता देते हैं, राइट आंसर होगा इसका बहुब्री, यानी इसमें बहुब्री समास है बच्चों। अब बहुब्री समास क्यों होगा? तो इसका आप विग्रह करोगे तो इसमें लिखोगे नित्यम व्ययी यस्या सा, नित्यम व्ययी यस्या सा। अब नित्यम व्ययी यस्या सा, यानी सा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो भी इसका अन्य अर्थ निकल रहा है, बहुब्री के अंदर अनेक अन्य पदार्थ से अन्य अर्थ निकलता है, तो अन्य अर्थ जो भी निकल रहा है वो क्या है? स्त्रीलिंग वाला शब्द है, यानी जो नित्य व्यय करने वाली, नित्य व्यय, अपव्यय करने वाला कह सकते हैं, नित्य व्यय करने वाली, तो उसको हम कहेंगे नित्य व्यया। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। देखिए, वारांगणेव इत्यत्र कै संधिः, वारांगणेव इत्यत्र कै संधिः। सुंदर सवाल है। कह रहे हैं कि वारांगणेव जो आपका एक शब्द है, इसमें बतानी है कौन सी संधि है। अब पहले तो आप ये देखें, अंदाजा लगा सकते हैं, यदि आप कोई भी शब्द देख रहे हैं, उस शब्द के अंदर यदि एक मात्रा ऐसे लगी हुई है, ए की या फिर ओ की, ए की या ओ की ऐसे मात्रा आपको दिख जाती है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर गुण संधि होगी। ये मोटा मोटा एक आइडिया है। ठीक है, तो हम यह देख पा रहे हैं कि यहां पर मात्रा दिख रही है हमें ए की, वारांगणेव, तो वारांगना ऐसे आप लिखेंगे। अंगना, अंगना यानी स्त्री होता है, तो यहां पर वारांगना ऐसे आ जाएगा, वारांगना ऐसे, वारांगना। अब इसमें आप इव के साथ में संधि करेंगे, वारांगना धन इव। अब यहां पर आप वारांगना धन इव में गुण संधि कर लेंगे तो गुण संधि हो जाएगी। जैसे रमा धन ईश है, रमेश बनता है ना, इसी प्रकार यहां भी आ और ई के स्थान पर गुण आदेश होकर के दीर्घ
गुण आदेश होकर के गुण संधि हो जाती है, बन जाएगा वारांगणेव। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए क्या आंसर हो गया? गुण संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाता है। यण संधि होगी नहीं, दीर्घ संधि होगी नहीं, अयादि संधि होगी नहीं, क्योंकि ये तो फैक्ट है। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही सुंदर सा है। श्लोक यस्मिन् छंद है किम? इस श्लोक के अंदर कौन सा छंद है? अच्छा सवाल है। उपिंद्र वज्रा, देखिए इसमें ऑप्शन है, पहला उपिंद्र वज्रा, वंशस्थम, प्रहर्षिणी और वसंत तिलका। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? अपना अपना आंसर सोच के रखें। 65 नंबर सवाल की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने भी सोच लिया होगा क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है वसंत तिलका। क्या आंसर है? वसंत तिलका। आप वसंत तिलका जो हमारा छंद है, इसका लक्षण आपको पता होगा। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गए। अब वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण गिनकर भी आप पहचान कर सकते हैं। 14 वर्ण होते हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा यहां पर जो छंद होगा वो हो जाएगा वसंत तिलका। हमने बोला था ना, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोग सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च। ठीक है, इस प्रकार से ये बोला जाता है। पूरे छंद के टॉपिक को समझना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी हम आपको दे देंगे। आई बटन पे जाकर भी क्लिक करके भी आप देख सकते हो। चलिए अगला सवाल, सत्या इति पदस्य विलोमम पदम किम भवेत्? सत्या इस पद का विलोम पद क्या होना चाहिए भाई? सत्या, सत्य आप जानते ही हैं। अब सत्य का तो असत्य होता है। अब यहां पर देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? प्रियवादिनी, परुषा, अनृता, वदान्या। आपको तो इसी गद्यांश या पद्यांश जो दिया होता है उसी में से बताना होता है। तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से जो है वो अनृता राइट होगा। अनृत, नृत, ठीक है, रित शब्द है, रित से अनृत बना। तो अनृत का मतलब होता है झूठ बोलना, असत्य होता है। तो सत्य आप जानते ही हैं, सत्य का विलोम असत्य हो जाएगा। तो अनृता यहां पर हो जाता है करेक्ट। अगला सवाल है हमारा संधि से संबंधित है। दयालुरपि इत्यत्र कै संधि ही विच्छेद। यहां पर आपको दयालुरपि जो हमारा एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद आपको छांटना है, कौन सा सही है। चलिए नियम के हिसाब से देखना है कि कौन सा नियम यहां पर सही बिल्कुल फिट बैठ रहा है। दयालुर अपि ऑप्शन, दयालुहु अपि, दयालुस अपि, दयाधन आलोर्धन अपि। बताओ कौन सा सही होगा? अपना अपना आंसर ढूंढ के रखें। तो देखिए करेक्ट आंसर बता देते हैं। चलो बता देते हैं भाई। तो करेक्ट आंसर होगा इसका दयालुहु धन अपि। दयालुहु धन अपि हो जाएगा। यहां पर दयालु धन अपि में जो विसर्ग दिख रहा है, इस विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है, रेफ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? रेफ आदेश। ठीक है, ये आपको हमने विसर्ग संधि में पढ़ाया है। नहीं देखा है तो संधि देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर विसर्ग का रे होकर के दयालुरपि बन जाता है। तो यहां पर बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है आपका वो है शिक्षण विधियों पर आधारित। चलो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। सवाल है मूल्यांकनम कतिविधम। बहुत ही सुंदर सवाल है, कई बार रिपीट होकर पूछा जा चुका है। मूल्यांकन कतिविधम कितने प्रकार का होता है भाई? मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, ये सवाल है। त्रिविधम, एकविधम, द्विविधम, चतुर्विधम। बताइए मूल्यांकन कितने प्रकार का है? तो चलिए करेक्ट आंसर बता देते हैं, 2 प्रकार का। मूल्यांकन जो है आपका वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। आपको ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका जो पेपर है इसमें भी आया है, इससे पहले भी आ चुका है। तो देखिए हमने आप बताया कि भाई बहुत सारी बार प्रश्न रिपीट होके आते हैं, तो ये प्रश्न भी कई बार रिपीट होके आ चुका है।
तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो द्विविधम, यानी दो प्रकार का हमारा मूल्यांकन होता है, एक बाह्य मूल्यांकन होता है और एक आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो ऐसे करके मूल्यांकन हमारे दो प्रकार के हैं। आपको डिटेल यदि चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको कंप्लीट वीडियो बना के चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे। अभी फ़िलहाल में आपको ये समझना है कि जो मूल्यांकन है वो दो प्रकार का आपका होता है। ठीक है, दो प्रकार का मूल्यांकन है हमारा, बस यही आपको समझना है। हमारा आंसर हो जाता है द्विविधम। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथमम भाषा कौशलम विद्यते। बहुत ही सिंपल सवाल है। संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम भाषा कौशल कौन सा है? सबसे पहला भाषा कौशल। देखो हम एक बात आपको बता देते हैं, संस्कृत भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं तो इसमें भाषा कौशल की बात चल रही है, तो भाषा कौशल आपके 4 हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक बात समझनी है, इसका हम एक शॉर्ट एक तरीका बता देते हैं याद रखने का। SBPL एक शब्द याद रखना है, SBPL स्पेशल BPL एक शब्द याद रखना है आपको। S से मतलब होता है श्रवण कौशल, ठीक है, यानी सुनना। B का मतलब होता है बोलना, बोलने को हम भाषण भी कह सकते हैं, संभाषण भी कह सकते हैं। P का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, पठन भी कह सकते हैं। L का मतलब होता है लिखना, ठीक है, लेखन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्ट तरीका है, एक ट्रिक मान लो इसको, SBPL। अब इसमें आप देखेंगे पहला कौन सा है बताइए, तो पहले नंबर का है S का मतलब होता है सुनना या श्रवण कौशल, और लास्ट का है L का मतलब लेखन या लिखना। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, सर्वप्रथमम भाषा कौशलम विद्यते, सबसे पहला भाषा कौशल कौन सा आता है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा बताइए, श्रवण कौशल आएगा। अब ऑप्शन में ढूंढ लीजिए श्रवण कौशल कहाँ लिख रहा है, वही आंसर हो जाएगा। तो बताइए 69 जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा श्रवणम। तो ये आपका आंसर हो गया श्रवणम, बाकी का होगा नहीं आपका, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत हैं अभी अभी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उदाहरणानि प्रस्तूय नियमस्य कथनम इति कै विधिः। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको एक ट्रिक बता देंगे हम यहाँ पर। ये कह रहा है कि उदाहरणानि प्रस्तूय, उदाहरण प्रस्तुत करके नियम को कहना, यह कौन सी विधि है, यानी किस विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद में नियम बताए जाते हैं, ऐसा किस विधि में होता है, ये आपको बताना है, यही हमारा प्रश्न है। चलिए ऑप्शन देखो, सूत्र विधि में, निगमन विधि में, व्याख्या विधि में, आगमन विधि में, ऐसा कौन सी विधि में होता है? अपना अपना आंसर ढूंढ के बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, आप चारों ऑप्शन देख लिए, अपना अपना आंसर सोच लीजिए। चलो हम राइट आंसर बता देते हैं आपको, इसका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। आगमन यानी कि चौथा नंबर का जो लिखा है डी नंबर पे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो एक होती है आगमन विधि, एक होती है निगमन विधि, दोनों में अंतर समझ लो। और एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना, कभी भी नहीं भूलोगे, अभी गारंटी हमारी। आगमन विधि के अंदर तो उदाहरण पहले दिया जाता है, ठीक, फिर उसके बाद में नियम बताते हैं। अब निगमन में याद रखना है आपको, ठीक है, एक में याद रख लो अच्छे से कंठस्थ, बाकी अपने आप दूसरे को समझ जाओगे। निगमन में सबसे पहले नी आ रहा है, देखो आप समझो इस बात को, सबसे पहले क्या आ रहा है, नी, नी ग मन, तो सबसे पहले नी आ रहा है। तो इस निगमन विधि के अंदर हम सबसे पहले नियम बताते हैं, देखो अपने आप आ गया आपका, तो नी से नियम आ गया, उसके बाद में उदाहरण बताते हैं। इसका उल्टा जो होगा वो आगमन विधि में हो जाएगा, सिंपल है एकदम। तो एक विधि कोई भी समझ जाते हैं तो दूसरी विधि में उसका विपरीत होता है। तो आप निगमन विधि याद रख लो कि नियम पहले बताते हैं, उदाहरण बाद में बताते हैं। फिर दूसरी विधि आगमन आएगी तो उसमें उदाहरण पहले बताएंगे और नियम बाद में बताएंगे, यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो अगली विधि है हमारा, चलो अगला सवाल है हमारा 71, प्राचीनतम है विधि के, प्राचीनतम विधि कौन सी है? जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से आपको प्राचीनतम विधि बतानी है, यानी प्राचीनतम विधि कौन सी है इनके अंदर। अब बताइए, आप सोचिए। ऑप्शन है आपका पारायण विधि, व्याख्या विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि। अपना अपना आंसर सोचें, फटाफट सोचें, ज़्यादा समय नहीं है, अपना अपना आंसर सोच के रखें। क्या आंसर होगा बताइए।
पारायण विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि, कौन सा आंसर है? चलिए करेक्ट आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा पारायण विधि। अब पारायण विधि क्या होती है आप सब जानते ही होंगे। पहले क्या होता था कि जो बच्चे हैं वो आश्रम में रहते थे, वहां पर अध्ययन करते थे, पढ़ाई होती थी, वहां सब कुछ होता था, तो वहां पर क्या होता था, पारायण करते थे। जैसे कि कोई वेद पढ़ना होता है, उनको समझना होता था, जैसे ऋग्वेद की हम बात करें, यजुर्वेद की हम बात करें, तो उस पूरे वेद का या कुछ जो निश्चित भाग होता था उसका पारायण करते थे, यानी पाठ करते थे, उसको बोलते थे अनवरत लगातार। यही पारायण विधि होती है। तो सबसे पहली प्राचीनतम विधि पारायण विधि ही मानी जाती है आपकी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए, शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्। भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारा जो शिक्षण होता है वो रुचिकर कैसे होता है? कोई भी शिक्षण है, किसी भी विषय का शिक्षण है, आप चाहते हैं कि रुचिकर हो, बच्चों को अच्छे से समझ में आए, बहुत अच्छे से समझें, मजा आए, उनको आनंद की अनुभूति होवे, आपको भी होवे और बच्चों को भी होवे। तो इसके लिए क्या करना होगा, यही हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है विधि विहि, कौशल ही, पुस्तक ही और दृश्य श्रव्य साधन ही। ये ऑप्शन है हमारे सामने। यानी शिक्षण रुचिकर किसके द्वारा हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये हमारा सवाल है। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो राइट आंसर होगा डी, यानी कि दृश्य श्रव्य साधन ही। दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से हम शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। कैसा भी विषय है, कितना भी कठिन विषय है, कोई भी प्रकरण है, कोई भी टॉपिक है, कितना भी कठिन हो, यदि आपके पास उस टॉपिक से संबंधित आपके पास मैटर है, दृश्य श्रव्य सामग्री है और प्रस्तुत करने की आपकी अच्छी कला है, तो ये निश्चित मानकर चलो कि वो शिक्षण आपका, वो पढ़ाना आपका बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को बहुत ही रुचिकर लगेगा, बहुत आनंद आएगा आपको भी और बच्चों को भी। तो बात है शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों की। दृश्य श्रव्य साधन के द्वारा हम शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने एक गद्यांश आया है, उस गद्यांश को पहले हम समझते हैं, एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद में इसमें से कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को फिर हम समझेंगे। देखिए गद्यांश है, लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्न संख्या 73 से 79 पर्यंत प्रश्नाः समाधेयाः। देखो इसमें आपके लिखा हुआ है कि गद्यांश को अच्छे से पढ़ करके इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको देना है। लिखा है अथ का नाम संस्कृति। कह रहे हैं कि संस्कृति क्या है? मनसः आत्मने च संस्कारः परिष्कारः इति संस्कृति। कह रहे हैं कि मन से और आत्मा से संस्कार या परिष्कार होना संस्कृति है। या आगे लिखते हैं संस्कृति मनः निर्मलम करोति। संस्कृति मन को निर्मल करती है। विश्व संस्कृतिषु भारतीय संस्कृति ही प्राचीनतमा। विश्व संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है। भारतीय संस्कृतेः आदर्श वाक्यानि सन्ति। भारतीय संस्कृति के आदर्श वाक्य हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अहिंसा परमो धर्मः, मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत् इत्यादीनि भारतीय संस्कृति ही धर्म प्रधानाः। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है। इसमें अभी बताए बहुत सारे आदर्श वाक्य हैं हमारे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी होवें, वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण वसुधा को एक कुटुंब के समान माना है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, स्वयं की तरह सभी लोगों को देखना चाहिए। जैसा आचरण, जैसा व्यवहार आप स्वयं चाहते हो वैसा दूसरों के सामने या सभी के साथ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्, मातृवत् परदारेषु, परदारा यानी दूसरे की स्त्री को माता के समान समझना चाहिए और दूसरे के धन को पत्थर के समान समझना चाहिए। ऐसे आगे लिखते हैं भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है, वर्णाश्रम व्यवस्था युक्ता चास्ति, और वर्णाश्रम व्यवस्था से युक्त है। कर्म फलम पुनर्जन्म मोक्षवादः च अस्याः प्रमुखाः सिद्धांताः सन्ति। कर्म फल, पुनर्जन्म, मोक्षवाद, ये सब इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। सत्यस्य त्यागस्य अहिंसायाः च अत्र महत्वम वर्तते।
यहाँ सत्य, त्याग और अहिंसा के महत्व का वर्णन है। विश्व हितस्य मूलभूता भावना भारतीय संस्कृतौ उपलभ्यन्ते। कहते हैं कि विश्व हित की मूलभूत भावना भारतीय संस्कृति में ही उपलब्ध है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा गद्यांश हो जाता है। अब इसी गद्यांश के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उनको हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा सर्वभूतेषु कीदृशा व्यवहाराः करणीया। अभी जस्ट हमने पढ़ा है सर्वभूतेषु कीदृशा व्यवहाराः करणीया। बताइए कैसा व्यवहार हम सबको करना चाहिए, सबके साथ में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था इसमें कुछ आदर्श वाक्यों में कि आत्मवत सर्वभूतेषु, कैसा व्यवहार करना चाहिए, आत्मवत। तो आंसर हो जाएगा आत्मवत सर्वभूतेषु, हमें अपने जैसा व्यवहार सभी के साथ में करना चाहिए, आत्मवत सर्वभूतेषु। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। गद्यांश में से ढूंढ के हमने बताया है, कोई अलग से अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। आपको हम गद्यांश में बता दें, ये लिख रहा, देखो ये आत्मवत सर्वभूतेषु लिखा हुआ है, यहीं से आपको ये उत्तर लिख देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए वसुधैव इत्यत्र संधि विच्छेदः कार्या। वसुधैव जो हमारा शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना है। बहुत ही सिंपल सा सरल सा शब्द है, तो इसका हो जाएगा वसुधा धन एव। वसुधा धन एव, वसुधा यानी पृथ्वी होता है, एव यानी ही होता है। वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, तो यहाँ पर वसुधा धन एव हो जाएगा। अब एव आपका एच में आता है, तो यहाँ पर वृद्धि रेची के द्वारा यहाँ पर आप वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि, तो बन जाएगा वसुधैव। अगला सवाल, तो चलो अगला सवाल है हमारा, लोष्टवत व्यवहारः कुत्र प्रदर्शनीयः। यानी लोष्टवत यानी पत्थर के समान व्यवहार, लोष्टवत लोष्ट के समान व्यवहार कुत्र प्रदर्शनीय, कहाँ पर हमें दिखाना चाहिए, कहाँ पर प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन है परदारेषु, देखो ऑप्शन में लिख रहा है परदारेषु, सर्वभूतेषु, परद्रव्येषु और सर्वत्र। ये हमारे 75 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परद्रव्येषु। देखो परद्रव्येषु, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परद्रव्येषु। यानी दूसरे का जो धन है ना, उस दूसरे के धन को आपको पत्थर के समान समझना चाहिए, मिट्टी के समान, मिट्टी का ढेला होता है ना उसके समान समझना चाहिए, तब कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं इसी में, देखो अगला सवाल है आपका, महत्वम इत्यत्र कै प्रत्यय। महत्वम इत्यत्र कै प्रत्यय, यहां पर आपको कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। महत्वम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है महत्वम में। तो चलिए बच्चों यहां देखते हैं, ऑप्शन है हमारा तमप, तल, त और त्व। तो यहां चारों में से बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपका। तो राइट आंसर हम बता देते हैं, चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का, यानी कि त्व प्रत्यय है हमारा। यहाँ पर शब्द है महत, शब्द है एक, क्या शब्द है, महत। इस महत शब्द से हमारा तद्धित प्रत्यय होता है त्व। कौन सा होता है, त्व प्रत्यय। ये त्व प्रत्यय तद्धित के अंदर आता है। एक चलता है सूत्र तस्य भावस्त्व तलौ, तस्य भावस्त्व तलौ, यानी त्व और तल प्रत्यय दो प्रत्यय हैं, ये दोनों प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और त्व प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं सदैव नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रख लेना है आपको। तो महत शब्द से बनेगा महत्वम, जैसे देव से देवत्वम, एक से एकत्वम, कटु से कटुत्वम, ऐसे शब्द बनते हैं। तो राइट हो जाएगा त्व प्रत्यय। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए संस्कृति ही इत्यत्र के उपसर्ग है। बहुत ही सरल सवाल है, संस्कृति ही, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। इसमें दिख ही रहा है संस्कृति, सम उपसर्ग क्री धातु से 3 प्रत्यय हुआ तो बना संस्कृति ही। ठीक है, अगला सवाल, कर्म फलम इत्यत्र के समास है। कर्म फलम, तो बताना है कर्म फल जो हमारा एक शब्द है इसमें आपको बताना है समास। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। आप इसका विग्रह कर सकते हैं कर्मा नाम फलम, यानी कर्मों का फल या कर्म का फल,
कर्मस्य फलम भी कह सकते हैं, कर्मों का फल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुल मिला के तत्पुरुष समास हो जाता है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। ये हमारा अगला सवाल है, देखिए वाक्य के रूप में है। 79 हमारा प्रश्न है, संस्कृति ही मनः निर्मलम करोति वाक्यमिदं लंग लकारे परिवर्तयत। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये कह रहा है कि संस्कृति ही मनः निर्मलम करोति, संस्कृति मन को निर्मल करती है। ये हमारा वाक्य है। इस वाक्य को भूतकाल में बदलना है। तो आपको भूतकाल में किसको बदलोगे? क्रिया बदली जाती है, तो आपको क्रिया बदलनी है। ये करोति जो लिखा हुआ है, इस करोति के स्थान पर आपको लंग लकार का रूप प्रयोग में लेना है बस। तो लंग लकार का रूप कहां पर है, वही राइट आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो ही जाएंगे। तो देखो पहले ऑप्शन में करिष्यति है, गलत है क्योंकि ये भविष्यकाल का रूप है। दूसरे नंबर का ऑप्शन है अकरोत, अकरोत बिल्कुल सही है क्योंकि क्रिया धातु का रूप आप भूतकाल में चलाओगे तो अकरोत चलता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, बाकी को आपको खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बाकी ऑप्शन तो गलत ही मिलेंगे आपको। तो उत्तर हो जाएगा संस्कृति मन है निर्मलम अकरोत, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लो, सी ऑप्शन में लिख रहा है कुर्यात, कुर्यात आपका विधिलिंग लकार में बनता है, तो ये भी गलत है। संस्कृति मन निर्मलम अकुरुत, अकुरुत बनता है, लेकिन ये अकुरुत जो बनता है आपका, ये सबसे पहले तो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर पुरुष अलग अलग आ रहा है, तो वैसे ही गलत है, आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर पे, क्योंकि ये मिल गया सेम। ठीक है, ये प्रथम पुरुष है तो ये भी प्रथम पुरुष हो गया, केवल लकार बदल दिया हमने। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, देखिए 80 नंबर का, परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति। परंपरागत सहायकोपकरण कौन सा है? परंपरागत सहायक उपकरण, ठीक है, जो परंपरागत रूपेण चल रहा है, ऐसा सहायक उपकरण आपको बताना है। दूरदर्शनम, शामपट्य, मानचित्रम, आकाशवाणी, बताइए क्या होगा? 80 नंबर का प्रश्न यानी 80 नंबर का प्रश्न है। तो हमारा इसमें परंपरागत जो सहायक उपकरण माना जाएगा यहाँ ऑप्शन के हिसाब से, तो राइट होगा एकदम शामपट्ट है। क्या होगा? शामपट्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा शामपट्ट। ये परंपरागत रूपेण चल रहा है शामपट्ट, ठीक है, बिना शामपट्ट के कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो कक्षा की हम बात करें, किसी भी कक्षा में आप जाओगे तो शामपट्ट, चौक और पुस्तक ये और शिक्षक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए। उसके बाद में बच्चे होने चाहिए, फिर किसको पढ़ाओगे आप? तो यहाँ शामपट्ट की बहुत ही भूमिका है, इसीलिए परंपरागत सहायक उपकरण ये आपका मोस्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा महत्व का शामपट्ट। ठीक है, राइट आंसर शामपट्ट ही होगा यहाँ पर। अगला सवाल है, देखो यहाँ पर, कस्यापि नगरस्य भौगोलिकीं स्थितिं बोधयितुं कीदृशस्य पाठ्योपकरणस्य प्रयोगः करणीयः। एक व्यवहारिक सवाल है, सिंपल सा, कह रहे हैं कि किसी भी नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए किस प्रकार के पाठ्य उपकरण का प्रयोग करना चाहिए हमें? कैसा प्रयोग करना चाहिए? मानचित्र का, पत्र का, या रेखा चित्र का, या पुस्तक का? किसका प्रयोग करना चाहिए? तो सिंपल सा है, जब किसी मतलब भूगोल की स्थिति जाननी है या किसी क्षेत्र का भौगोलिक हमें परिक्षेत्र जानना है, भौगोलिक स्थिति समझनी है, तो मानचित्र की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है, मानचित्र के बिना कैसे समझोगे आप? आपको मान लो कि राजस्थान के विषय में बताना है बच्चों को, तो राजस्थान का मानचित्र आपके सामने होगा, तभी तो भौगोलिक स्थिति समझा पाओगे बच्चों को आप किसी जिले की स्थिति बता रहे हैं, जैसे करौली जिले की स्थिति बतानी है, तो उसका मानचित्र आपके सामने होना चाहिए। अगला सवाल, अगला सवाल है, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते। बहुत ही सुंदर सवाल है, रिपीट होके कई बार पूछा जा चुका है। संस्कृत भाषा सबसे अधिक सफल भाषा किसके लिए मानी गई है भाई? दूरदर्शनस्य, चलचित्रस्य, संगणकस्य, आकाशवाण्यः। तो करेक्ट आंसर है, आने वाले समय में कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत मानी जाएगी, और ये काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है। ज़्यादातर मतलब ये मानो कि जो प्रोग्राम्स बनेंगे, ज़्यादातर प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे आपके संस्कृत लैंग्वेज में होंगे। और इसके अलावा जो ATM अभी बन रहे हैं नए जनरेशन वाले, उनमें भी संस्कृत लैंग्वेज जोड़ दी गई है। बहुत सारे मोबाइल्स के अंदर भी संस्कृत लैंग्वेज जुड़ी हुई है, आपने भी देखा होगा। तो कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सफल भाषा मानी गई है
संस्कृत भाषा। तो उत्तर होगा संगणकस्य, सी उत्तर करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 83, अति लघुत्रात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्। कह रहे हैं कि जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं ना, उनकी उत्तर सीमा कितनी होनी चाहिए, ये प्रश्न है 83। तो बताइए क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए पृष्ठ में, एकम, वाक्यद्वयम, पंचवाक्यानि या एक वाक्यम। क्या आंसर होगा। अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक अलग होते हैं और अति लघुत्रात्मक अलग होते हैं। तो यहां पर डी आंसर सही होगा, डी। यानी कि लघुत्रात्मक जो प्रश्न होंगे आपके, उनका जो उत्तर होगा ना, उत्तर सीमा वो एक वाक्य में होती है। एक वाक्य में आप अधिकतम उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, ये तो फैक्ट वाला सवाल है, कोई ज्यादा इसमें खास बात नहीं है। अगला सवाल, निबंधात्मक परीक्षापेक्षया का परीक्षा विश्वसनीया कथ्यते। कह रहे हैं कि निबंधात्मक परीक्षा से कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है, यानी निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा और दूसरी कौन सी परीक्षा है जो विश्वसनीय कहलाती है। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा दूसरी परीक्षा विश्वसनीय कौन सी कहलाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा, लिखित परीक्षा। बताइए 84 कौन सी परीक्षा आपकी विश्वसनीय कहलाएगी। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय कहलाती है। तो हम तो ये बता देते हैं डायरेक्ट आंसर आपको, इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपकी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कहलाती है। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की जो एग्जाम होती है, ओएमआर सीट पर जो एग्जाम हम देते हैं, जितनी भी एग्जाम आप रीट का एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, ज़्यादातर एग्जाम आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की ही होती हैं। आप कितनी भी बार इनको चेक करें, विश्वसनीयता होती है, व्यापकता होती है, इनमें सब कुछ मतलब बहुत सारे गुण इनके होते हैं। तो आप कितनी भी बार किसी से भी चेक करवा लो, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि आपकी रिजल्ट में डिफरेंस नहीं होगा। यही तो है आपकी विश्वसनीयता, यानी इसमें विश्वसनीयता होती है, विश्वास करने के लायक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ठीक है, भाषण परीक्षा होगी नहीं, साक्षात्कार परीक्षा, लिखित परीक्षा, ये कोई भी आंसर नहीं होगा। अगला सवाल देखो इसमें 85, अधोलिखितस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादम कुरुते है। अधोलिखित जो वाक्य है उसका संस्कृत में अनुवाद करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। वह, मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं। देखो इसमें तीनों ही पुरुष शामिल किए गए हैं, वह, मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं। जब ऐसा कोई वाक्य आता है जहां पर तीनों ही पुरुष शामिल हैं, तो वहां पर जो क्रिया का प्रयोग करोगे वो क्रिया आपकी आएगी उत्तम पुरुष के अनुसार। इस बात को आप ध्यान में रख लो, बस आपका वाक्य बन जाएगा। तो गच्छन्ति आ रही है, पहली बात तो ये गलत है आपका पहला ऑप्शन, क्योंकि गच्छन्ति उत्तम पुरुष नहीं है, प्रथम पुरुष है, तो हमें तो उत्तम पुरुष वाला ही ढूंढना है। देखो यहाँ सी नंबर पे उत्तम पुरुष नहीं है, गलत है ये भी, तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब राइट आंसर होगा आपका दो ऑप्शन में से, यानी बी और डी में से होगा, ये तो आपको पता लग ही गया है। ठीक है, तो अब बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले बी ऑप्शन देखते हैं। देखो वह यानी से, ठीक है, मैं यानी अहम, ठीक है, तुम यानी तुम, बिल्कुल ठीक है। तो मैं, वह, मैं और तुम, से, अहम, त्वम, चे, कहाँ जाते हैं, विद्यालयम गच्छामि हैं, बिल्कुल ठीक है, गच्छामि हैं। अब गच्छामि हैं यानी बहुवचन में आएगा कि नहीं, जैसे पठामी, पठावह, पठामि हैं, गच्छामी, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामि हैं। तो ये आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन प्रयोग होगा। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, डी इसलिए नहीं होगा कि से अहम त्वम च विद्यालय गच्छामि, या विद्यालय आया है, जबकि ये कर्म है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, तो विद्यालयम आएगा, विद्यालयम। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 86, रिवर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। देखो सिंपल सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है आपका, उच्चारण स्थान से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं कि री जो है इसका उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो इसका उच्चारण स्थान है, आपको एक लाइन याद रखनी है, सूत्र ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी इसका मतलब है कि री, ठीक है,
ये वाला री, टवर्ग, रे और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। अब आप देख लीजिए, री, टू, रे, शा, नाम, मूर्धा, री, टवर्ग, रे और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। अब यहाँ ऑप्शन में देख लो, री, टे, रे और श, इनमें से क्या आ रहा है ऑप्शन में, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो री टू रशा नाम मूर्धा, तो री आ रहा है, आपसे री पूछा जा रहा है तो मूर्धा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मूर्धा। अगला सवाल, वाक्यमिदम संशोधयत, आपको वाक्य जो है संशोधित करना यानी सही करना है। तो हम भिक्षुकम धनम यच्छसि, ये जो वाक्य है अशुद्ध लिखा हुआ है, आपको शुद्ध करना है। कौन सा ऑप्शन इसमें शुद्ध वाला है वो आपको बताना है। चलिए, तो आपको देने के अर्थ में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करना है, सीधा सा मतलब एक ही समझ लेना है। तो चतुर्थ विभक्ति जहां भी हो रही है और त्वम के हिसाब से आपकी क्रिया आएगी। तो त्वम आपका कहाँ का रूप है, मध्यम पुरुष का है। तो मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन के हिसाब से आएगी यच्छसि। तो एक तो यच्छसि मिलनी चाहिए और एक चतुर्थ विभक्ति मिलनी चाहिए, जिसमें भी दोनों चीजें हैं वही राइट आंसर आपका होगा, ये आपको समझ लेना है। तो देखो, त्वम मिल गया, यच्छसि नहीं मिला, गलत आंसर है। देखो, त्वम मिल गया, यच्छसि मिल गया, बिल्कुल सही है। और चतुर्थी विभक्ति मिल गई और धन है आपका, कर्म हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया बी। यही आपका वाक्य बिल्कुल सही है। अब देखो, यहाँ देखो, त्वम मिल गया, यहाँ गच्छसि मिल गया, लेकिन यहाँ चतुर्थी नहीं मिली, ये वाक्य गलत हो गया। यहाँ त्वम मिल गया, यच्छसि मिल गया, बिल्कुल सही है। भिक्षु की चतुर्थी नहीं मिली, गलत हो गया। हमने कहा चतुर्थी मिलनी चाहिए, तो राइट आंसर बी वाला होगा। क्यों होगा, हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, रिक्त स्थान वाला है। निम्नलिखित सूक्ते है समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यतः। यहाँ पर एक सूक्ति दी गई है और इस सूक्ति में आपको बताना है कि खाली स्थान में क्या आएगा। यदि सूक्ति याद है तो फटाफट आप कर लोगे, क्योंकि सूक्ति अपने आप बोलने में आ जाएगी। नहीं याद है तो वहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो सूक्ति अधिकतर याद करें आप। हमने आपको कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की जितनी भी सूक्ति हैं उनको हमने कंप्लीट लिख करके व्याख्या के साथ में समझाया हुआ है। चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं और आप आई बटन पे भी क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। चलो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो यहाँ आ जाएगा विद्वान। ये सूक्ति हमें याद है इसलिए तुरंत बता दिया हमने। तो यहाँ आ जाएगा विद्वान, यानी कि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। ये इसका मतलब है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है समझाने की, क्योंकि सूक्ति याद है तो फटाफट अपने आप ही आंसर आ जाएगा। चलिए, सेकंड लास्ट प्रश्न। अहम पुस्तकानि पठानि वाक्यस्यास्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते। यानी यहां लिख रहा है कि अहम पुस्तकानि पठानि, मैं पुस्तक पढ़ूं, मैं पुस्तकें पढ़ूं। पुस्तकानि पठानि यानी पुस्तकें पढ़ूं, ऐसा लिखा हुआ है। यहां पर कह रहे हैं कि वाच्य परिवर्तन करना है, इसका वाच्य परिवर्तन करिए, क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब देखो, पहली बात तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो प्रश्न है आपका 89, ये इसका बोनस दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इस प्रश्न का बोनस दिया गया, ठीक है, ये बोनस में आया था आपका प्रश्न। अब क्यों आया, चलो एक बार समझ लेते हैं बोनस में ऐसा क्यों आया, भाई इसमें क्या है ऐसा। तो देखो, आपको पता होगा वाच्य परिवर्तन करने का नियम, यहाँ पर आपको हम शॉर्ट तरीका बता देते हैं। 311 ऐसा हमारा नियम रहता है वाच्य परिवर्तन। ये कर्म वाच्य का हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो कर्म है, तो सबसे पहले आपका जो कर्ता होता है उसको हमें तृतीय विभक्ति में लाना होता है। तो सबसे पहले आप कर्ता को तृतीय विभक्ति में लाइए। तो कर्ता को तृतीय विभक्ति में लाएंगे तो यहाँ अहम के स्थान पर अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, तो मया आ जाएगा। एक तो मया। अब मया देखो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, वो उन्हीं में से हमारा आंसर होगा। ये डी नंबर का आंसर तो हो ही नहीं सकता, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है बार बार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मया आ रहा है आपका, बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। चलो, मया तो यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसके बाद में हमारा जो पुस्तकानि है, यहाँ जो कर्म है हमारा, उसको क्या करना होता है, प्रथमा विभक्ति में लाना होता है। किस में लाना होता है, प्रथमा विभक्ति के अंदर। तो पुस्तक रूप बोलोगे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, दोनों में सेम चलता है, चाहे प्रथमा में बोलो या द्वितीय में बोलो, यानी कर्ता और कर्म में सेम विभक्ति में ये सेम चल रहा है। तो यहाँ पर पुस्तकानि ही आएगा आपका। तो आप जहाँ जहाँ ये तीनों उदाहरणों में आप पुस्तकानि देखो कहाँ आ रहा है। तो पुस्तकानि आपका देखो पहले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलत है। तो पहला तो बिल्कुल हटा ही दो आप। उसके बाद में बी नंबर का ऑप्शन देखो, पुस्तकानि आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर पुस्तकानि आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सी नंबर पे, ठीक है। तो दो जगह पुस्तकानि आ रहा है आपका।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब देखो यहां पर आगे क्या हुआ, फिर यहां पर पुस्तकानी आ गया ना आपका। अब देखो यहां पर अब आगे हमें क्या लिखना होगा, क्रिया लिखनी होगी। अब क्या लिखनी होगी, क्रिया। अब क्रिया देखो यहां पर इन्होंने पुस्तक हम पढ़ते हैं, तो हम क्रिया जो लिखेंगे वो पुस्तकानी के हिसाब से लिखेंगे। अब पुस्तकानी चूंकि बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया आ जाएगी, कोई सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखो पठ्यन्ते लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में पठ्यते लिखा हुआ है। ठीक है, तो पठ्यते और ये आपका पठ्यन्ते, सारे ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत हैं, अभी भी आपके दिमाग में नहीं आया है तो हम बता देते हैं। क्योंकि यहां पर अहम पुस्तकानी पठानी में जो क्रिया है ये लोट लकार की है भैया, और चारों ही ऑप्शन में यहां पर जो ए बी सी डी ऑप्शन मिले हुए हैं ये सारे ऑप्शन में क्रिया आपकी लट लकार की दे रखी है। तो आपका ये वैसे ही गलत हो गए सारे ऑप्शन सारे गलत हो गए कि नहीं हो गए? अरे जिस लकार में दे रखा है वाक्य उसी लकार में वाच्य परिवर्तन करना होता है, क्योंकि यहां आपको विशेष लिखा नहीं गया है। आपको यहां लिखा होता कि आपको लट लकार में बदलना है तब बदलते आप। अब तो यहां पर लोट लकार में बदलना होगा, जबकि लोट लकार का कोई भी उदाहरण आपके सामने नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत हैं, इसलिए बोनस दिया गया था इसका। क्लियर है सबके? चलो लास्ट एक सवाल और है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए 90 नंबर का हमारा सवाल है। देखिए सवाल क्या है, सरल सवाल है। वकारस्य उच्चारण स्थानम किम, वकारस्य दंतोष्टम। तो वकारस्य दंतोष्टम एक सूत्र चलता है, वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। तो आपको हमने कहा कि भाई 8-10 लाइनें हैं, उनको अच्छे से कंठस्थ कर लो। अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा इचु नाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा, ये सारी लाइनें हैं, इनको अच्छे से याद कर लो, जिससे कि कभी भी आपका उच्चारण स्थान का प्रश्न गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आपको कंप्लीट 61 नंबर से लेकर के और 90 नंबर तक के सारे प्रश्नों को व्याख्या के साथ में समझाया। इस प्रकार से हमारा 2012 का पेपर कंप्लीट हो जाता है। भाषा फर्स्ट भी हम बता चुके हैं और अभी हमने बात की थी भाषा सेकंड। तो आप दोनों भाषा के प्रश्नों को अच्छे से समझें, अच्छे से सुने, क्योंकि इनमें से प्रश्न रिपीट होकर के जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी है। पेपर आप रीड का देने के बाद में मिला लेना, आप चाहे देख लेना, बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होके आएंगे। नहीं सेम रिपीट होकर आया तो इनके जैसा सवाल दूसरा बन के भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। इसलिए इनको अच्छे से सुनो, पूरा वीडियो देखो, और चैनल से आप जुड़े नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। अपने दोस्तों को सबको शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इस पर हम संस्कृत के अलावा और भी चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, ये सारी चीज़ें आपको हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर इसमें उपलब्ध करवा रहे हैं। सीरीज स्टार्ट कर दी गई है हमने, एग्जाम तक हम चलाते रहेंगे। आप जब तक एग्जाम नहीं दे लेंगे तब तक हम आपको बताते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। मिलेंगे आपसे फिर नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।